हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है तुर्क अफगान शासक। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने दोनों पार्ट में इस चैप्टर को समझ के पढ़ा है एंड आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर का, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक था कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अपना मूल्य नियंत्रण कैसे करते थे। वो बाजार में या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो कितना मूल्य उन्होंने निर्धारित किया था, जिसकी सारणी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि भूमि लगान प्राप्त करने के तरीके, यानी कि भूमि से लगान प्राप्त करने के तरीके क्या थे, और इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में अपना शासन कायम किया, तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। दोस्तों, तुर्कों ने जब भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, जब उन्होंने भारत पर अपना शासन करना शुरू कर दिया था, तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी प्रथा को ही उन्होंने प्रचलित रखा। मतलब वही व्यवस्था, वही सारा नियम था उन्हें भूमि लगान वसूल करने का। ठीक है, अंतर केवल इतना ही था कि भूमि की आय पर अधिकार करने वाले लोग बदल गए। पुराने शासक वर्ग जैसे कि राय, राणा, रावत, ये सब थे पुराने शासक वर्ग में। तो पुराने शासक वर्ग के स्थान पर अब तुर्क शासक वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगा। इतिहासकार बर्नी हमें बताता है कि खुद मुकद्दम चौधरी, यानी कि ये सब कौन थे, धनी किसान का वर्ग, तो खुद मुकद्दम चौधरी राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर, जिसको हम खराज भी कहते हैं, भूमि कर को क्या कहा जाता था, खराज, तो भूमि कर वसूल करते थे। फिर से इसको पढ़ते हैं। इतिहासकार बर्नी हमें बताता है कि खुद मुकद्दम चौधरी राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर वसूल करते थे। उन्होंने अपने किताब में लिखी है, इतिहासकार बर्नी ने अपनी किताब में लिखी है, तो उसी में उन्होंने बताया है कि खुद मुकद्दम चौधरी यानी कि धनी वर्ग के जो किसान थे, वो राज्य की ओर से किसानों से, जो गरीब किसान होते थे, उनसे भूमि कर वसूल करते थे। खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था। ये लोग किसानों से लगान वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। वो लोग ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था, इसीलिए वे लोग गरीब किसानों से लगान वसूली करते थे, भूमि कर वसूल करते थे। सरकारी कर्मचारियों का यह वर्ग स्वयं धनी किसान होते थे। सरकारी कर्मचारी का जो ये वर्ग था, ये खुद धनी किसान ही होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ वे गरीब किसानों पर डाल देते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। दोस्तों, धनी किसान जो होते थे, उनकी स्थिति फिर भी गरीब किसानों से अच्छी थी, क्योंकि वो गरीब किसानों से कर वसूलते थे और इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा भी मिलता था। लेकिन गरीब किसान जो होते थे, उन पर करों का बहुत बोझ होता था और साथ ही उन्हें गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। अब आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया। किनसे अधिकार छीन लिया? जो धनी किसान थे, उनसे अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार छीन लिया। अब देखिए, और राज्य द्वारा किसानों से कर वसूलने का काम सीधे अधिकारियों को दे दिया। तो जो धनी किसान थे, जो गरीब किसानों से भूमि कर वसूल करते थे, उनसे अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार छीन कर सीधे अपने अधिकारियों को दे दिया। ठीक है, अब देखिए, उसने दोआब क्षेत्र और खालसा भूमि, खालसा भूमि किसको कहते हैं, सुल्तान के अधीन भूमि, यानी कि वैसी भूमि जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था, वैसी भूमि को हम खालसा भूमि कहते थे। ठीक है, तो उसने दोआब क्षेत्र की खालसा भूमि की माप करवाकर उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। ठीक है, जो भूमि सुल्तान के अधीन थी, उसका माप करवाकर उपज का आधा भाग उन्होंने किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। लगान की दर एक समान रखी गई, चाहे वो धनी किसान हो या सामान्य किसान। देखिए, सामान्य किसान को बलाहार भी कहा जाता था, बलाहड़, सामान्य किसान को बलाहर कहते थे। इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसानों को नुकसान करके अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। तो अलाउद्दीन के इस फैसले से क्या हुआ, जो धनी किसान थे उनको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गरीब किसानों को भी कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति दयनीय बनी रही, मतलब उनकी स्थिति वैसी ही गरीब जैसी ही बनी रही, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गरीब किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया, बल्कि उन पर करों का बोझ और बढ़ा दिया। तो उनकी स्थिति दयनीय बनी रही, क्योंकि उन पर करों का बोझ बढ़ गया था। मोहम्मद तुगलक ने भूमि लगान की दर उपज के
आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दिया, साथ ही कुछ नए कर भी लगाए। दूसरे करों, चढ़ाई एवं गृह करों को सख्ती से वसूला जाने लगा। इन प्रयासों से किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा और वे विद्रोही हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी शासक किसानों पर, जो गरीब किसान होते थे, उन पर करों का अत्यधिक बोझ डालेंगे, गृह कर, पशु कर, ये कर, वो कर, तो इतना सारा अगर बोझ डालेंगे करों का, तो बेचारे किसान क्या करेंगे? वो विद्रोही तो होंगे ही। तो इसीलिए किसान क्या हो गए? विद्रोही हो गए, मतलब वो राजा के खिलाफ हो गए, विद्रोह करने लगे। और ऐसा भी होता था कि जो कर उन पर लगाया जाता था उनको बहुत ही सख्ती से वसूला जाता था। जो शासक होते थे वो इसीलिए करों को वसूलते थे ताकि उनका खजाना खाली ना हो। ठीक है, अब देखिए किसानों का उत्पीड़न। बर्नी की रचना, बर्नी की लिखी हुई किताब है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, बर्नी की रचना तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार, तो इनके किताब तारीख ए फिरोज शाही में किसानों के उत्पीड़न के बारे में क्या दिया गया है वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सुल्तान ने सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों यानी कि अववाब वाव की बहुतायात से द्वाब बर्बाद हो गया। सुल्तान ने बहुत सख्ती से कर वसूलना शुरू किया और इससे क्या हुआ? द्वाब बर्बाद हो गया। हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगाकर जला दिया और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने सिकदारों और फौजदारों को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दे और लूट मार करे। उन्होंने बहुत से खुद और मुकद्दमों को मार डाला और बहुत को अंधा कर दिया। ठीक है, जो बच निकले उन्होंने अपने गिरोह बना लिए और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिन सुल्तान शिकार खेलने बड़न यानी कि आधुनिक बुलंदशहर, मतलब अभी जो बुलंदशहर है वहीं पे वो शिकार करने गए थे, शिकार खेलने के लिए गए थे। उसने आदेश दिया कि बड़न के संपूर्ण क्षेत्र को लूट कर उजाड़ दिया जाए। सुल्तान ने कन्नौज से लेकर दलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूट मार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया मार डाला गया। अधिकांश किसान यानी कि अधिकांश भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने यानी कि सुल्तान की सेना ने जंगलों को घेर लिया और जंगल में भी जो मिला उसे मार डाला। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा इस चैप्टर के लिए, उस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, एक प्रयोगधर्मी शासक। मतलब कि इस टॉपिक में बताया जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक वो एक प्रयोगधर्मी शासक थे। चलिए पढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक राजकाज में नए नए प्रयोग करने वाला सुल्तान था। इसी लाइन से आपको इसमें ये पता चल गया होगा कि एक प्रयोगधर्मी शासक मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों कहा गया, क्योंकि वो राजकाज में नए नए चीजों को वो प्रयोग करते थे, नए नए नियम लागू करते थे। और देखिए क्या है, उस समय के इतिहासकारों ने सुल्तान की कई योजनाओं का विशेष रूप से विवरण दिया। अब है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। 1327 ईस्वी में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। उसने दिल्ली के सभी निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? आपने इस विषय में इकाई 1 में इतिहासकार के भूमिकर शीर्षक में इतिहासकार बर्नी एवं इस्लामी के विवरणों में पढ़ा है। इकाई 3 के मानचित्र 3 पर नजर डालिए। इसमें राजधानी परिवर्तन के मार्ग की पहचान करें और बताएं कि, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है? दिल्ली से दौलताबाद जाने वाले लोगों में किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था। आपके विचार में सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था? तो इसमें अपने विचार को लिखना है कि क्या आपके नजरिए से, क्या आपके विचार में सुल्तान की राजधानी परिवर्तन करने का जो निर्णय था वो सही था या नहीं था। और तीसरा है, आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा, मतलब राजधानी परिवर्तन करने का ऐसा कौन सा कारण सही होगा आपके अनुसार, आपको बताना है। राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। तो ये चारों क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अंडर चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एंड इस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन है, लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, उन सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। राजधानी परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा और सभी दिल्ली के निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने की आज्ञा दी। ठीक है, अब खुरासान विजय। मोहम्मद तुगलक खुरासान यानी ईरान को जीतने की योजना बनाई। खुरासान में इल्खान मंगोलों का शासन था। अबू सैयद वहां का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उसने ट्रांसआक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान के चगाताई मंगोल शासक तरमशरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की। मोहम्मद तुगलक ईरान पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, मतलब ईरान को जीतना चाहते थे, लेकिन खुरासान ईरान को ही कहा गया है। ठीक है, तो खुरासान में इल्खान मंगोलों का शासन था और अबू सैयद क्या था, वहां का सुल्तान था। लेकिन सुल्तान ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने, उन्होंने
3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। क्यों खड़ी की? ईरान पर विजय प्राप्त करने के लिए। और उसने उज्बेकिस्तान के चगाताई मंगोल शासक के तरमशीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती कर ली। तो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो ईरान पर विजय प्राप्त कर सके। देखिए अब क्या है, परंतु सुल्तान की खुरासान पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासान के सुल्तान दोस्त बन गए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने मंगोल शासक से दोस्ती की और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती कर ली। लेकिन मिस्र के सुल्तान ने क्या किया, जिस पर मोहम्मद तुगलक विजय प्राप्त करना चाहते थे उसी के शासक के, वहीं के शासक से उन्होंने दोस्ती कर ली। तो इसीलिए उनका ये इच्छा सफल नहीं हो पाया, वो ईरान पर अधिकार या ईरान को जीत नहीं सके। अब क्या है, दूसरी ओर तरमशरीन को उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे नहीं थे, अतः सैनिकों को उनके पद से हटा दिया। अचानक हटाए गए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती एवं लूटमार करना प्रारंभ कर दिया तथा वे जनता एवं सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन गए। ये भी स्वाभाविक ही था क्योंकि अगर किसी आदमी को आप जॉब देकर उसको अचानक से बेदखल कर देते हैं, जॉब से हटा देते हैं, काम से हटा देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? अचानक उन्हें काम नहीं मिला, उन सैनिकों को काम नहीं मिला, तो उन्होंने डकैती लूटमार करना शुरू कर दिया, जो कि सरकार और आम आदमी के लिए भी सिरदर्द बन गया। यानी कि वो जो डकैती और लूटमार करने वाले सैनिक थे वो सब के लिए खतरा बन गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? सुल्तान की वजह से। देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के ना होकर तांबे जैसी किसी सस्ती धातु से बनाए गए थे। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था क्योंकि सिक्कों की नकल करना आसान था। जब सिक्के सस्ते धातु से बनाए जाते थे तो इसकी नकल कोई भी इंसान कर सकता था, ठीक है, मतलब कोई भी आदमी उस तरह का सिक्का बना सकता था। इसलिए अभी जो हम पैसा यूज करते हैं, जो हमारा मुद्रा है, वो कोई भी आम इंसान नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए मुद्रा हमेशा ऐसे बनाई जाती है जिसका कोई नकल ना कर सके, कोई आम इंसान नकल ना कर सके। तो लेकिन उस समय क्या था, वो सुल्तान जो थे मोहम्मद तुगलक, वो किसी सस्ती धातु का मुद्रा बनवाते थे। तो लोग नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे और सोने चांदी को सिक्कों को बचाकर अपने घरों में जमा करने लगे। किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के को लेने से इनकार कर दिया, सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। लोग क्या करने लगे, वो सांकेतिक मुद्रा, वो सस्ती धातु वाला मुद्रा नहीं लेने लगे, तो सुल्तान ने उस मुद्रा को बंद कर दिया। अब है कृषि सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। दीवान ए आमिर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग बनाया, जिसके जिम्मे में 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी खाली ना पड़ी रहे। सुल्तान के इस बंजर भूमि को खेती के तहत लाने का था। किसानों को बीज, हल, बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया, परंतु 3 साल बाद बंजर भूमि का 1000वां भाग भी खेती के लायक नहीं बन सका। तो सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था वे इस काम को करने के योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाया था, अतः किसान भी योजना के प्रति उदासीन रहे। तो सुल्तान ने कृषि सुधार के लिए जो नियम कानून बनाए थे और इसके सुधार के लिए जो पैसे लगाए, जितनी भी चीजें की, सब बेकार हो गए क्योंकि जो अधिकारी थे उन्होंने कोई भी काम ठीक से नहीं किया और बंजर भूमि बंजर ही रह गया, वहां पे खेती नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ऋण था, मतलब ऋण का कुछ ही अंश किसानों को मिल पाया, तो इसलिए किसान भी उदासीन हो गए इस योजना के प्रति। अब है कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है। यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में कृषि उत्पादन। 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। ठक्कुर फेरू, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकसाल का प्रमुख था, करीब 25 फसलों के नाम गिनाता था। ठक्कुर फेरू जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकसाल का प्रमुख था, जो कि करीब 25 फसलों के नाम गिनवाता था। और खाने वाली फसलों में वह गेहूं, धान, मोटे अनाज जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा तथा दलहन में यानी कि दाल में उड़द, मूंग, मसूर का विवरण देता है। और नकदी फसलों में वह गन्ने, कपास तथा तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इल्खान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ना की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री महवान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है।
ईरान के इल्खान शासक जो थे वे नील की खेती को बढ़ावा दे रहे थे ताकि भारत पर उनकी निर्भरता कम हो सके। और मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को ये सलाह दिया करते थे कि वे अपने फसलों में सुधार करें, गेहूं की जगह पर गन्ना लगाए और गन्ना की जगह पर अंगूर बोए। ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि चीनी यात्री महुवान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे नहरों द्वारा सिंचाई। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। समकालीन मतलब कि उस टाइम जो राजा थे, जो शासक थे, उनके काल में किन किन स्रोतों से नहरों की सिंचाई की जाती थी, क्या क्या स्रोत थे खेतों की सिंचाई करने के लिए, उसी की जानकारी हम लोग देखेंगे। तो नहरों द्वारा सिंचाई कैसे की जाती थी इसका विवरण हमें उस समय के स्रोतों से पता चलता है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी से मिलती थी। एक नहर सतलज और घग्गर नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला था, रजवाह और उल्लुखकानी नामक 2 नहरों से सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती ना होती हो। तो इससे बहुत फायदा हुआ। नहरों द्वारा जब सिंचाई की जाने लगी तो इससे बहुत फायदा हुआ। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण क्या हुआ, पूर्वी पंजाब में जो कृषि का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और भूमि का बहुत बड़ा भाग जो कि 80 कोस में फैला हुआ था, और जैसे कि रजवा और उल्लुगानी नामक 2 नहरों से वो सींचा जाता था। इससे क्या हुआ, नहरों द्वारा सिंचाई करने से 52 कृषि बस्तियां बस गई और एक भी गांव ऐसे खाली नहीं रहा और कोई भी भूमि ऐसी नहीं रही जहां पर खेती ना होती हो। तो ये सब किससे संभव हुआ, ये नहरों द्वारा सिंचाई से संभव हुआ। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई तो लोग वहां पर रहने लगे, वहां पर बस्तियां बस गई, गांव बस गए और खेती भी अच्छे से होने लगी। अब देखिए सल्तनत काल में किसानों का जीवन। सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था जो गांवों में रहता था। एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर किसानों का स्वामित्व था, मतलब उनका अधिकार था। ठीक है। भिन्न भिन्न आकार के जो यानी कि जो छोटे भूमि थे, बड़ी भूमि थी, सब पे किसानों का स्वामित्व था, मतलब उनका खुद का अधिकार था। एक और तो बड़े भूमि के भागों के मालिक खुद मुकद्दम एवं चौधरी थे। जो बड़े बड़े भूमि होते थे, बड़े बड़े जमीन जो होते थे, उसके मालिक खुद मुकद्दम और चौधरी थे। जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर स्वामी यानी बलाहार किसान थे। बलाहार छोटे किसानों को, साधारण किसान को कहा जाता है, खुद मुकद्दम चौधरी ये बड़े किसानों को कहा जाता है। ठीक है। इधर हमने पढ़ा था, देखिए खुद मुकद्दम और चौधरी के बारे में हमने पढ़ा था। खुद मुकद्दम चौधरी धनी किसान का वर्ग जिसको खुद मुकद्दम चौधरी कहा जाता है, और बलाहार कहा जाता है सामान्य किसानों को, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। खुद मुकद्दम चौधरी जो थे वो बड़े बड़े भूमि के मालिक होते थे और जो दूसरे छोटे छोटे भूमि थे, मतलब जो कम भूमि थी, छोटे आकार की जो भूमि थी, उसके स्वामी बलाहार किसान या सामान्य किसान थे जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। बलाहार किसान जो थे वो गांव में निम्न कोटि के किसान माने जाते थे। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। ये जो भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं हमें किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्यों लिखा गया है, किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, मतलब कंफर्म पता नहीं चल पाया है। ठीक है, कंफर्म नहीं हो पाया है इतिहासकार, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का समूह रहा होगा। एक अंदाजा लगाया गया है कि किसानों के बाद जो भूमिहीन निम्न जाति थे उनके अंडर रहा होगा, उनका एक समूह रहता होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। तो किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। ठीक है, अभी भी आप देखते होंगे, अब तो खेती करने के लिए बहुत सारी नई नई तकनीकें मिल गई है, लेकिन पहले के समय में बैल से, हल से खेती किया जाता था। साधारण किसान फूस की छप्पड़ वाले मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने के लिए न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। वे खाना पकाने एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग के दहलीज पर खड़े थे। जब वह संपन्न हुए तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की, जैसे कि घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना। जो अमीर किसान थे वे जब धनी हो गए, हर चीज़ से संपन्न हो गए, मतलब उनके पास जब सब कुछ हो गया, उनके पास संपत्ति हो गई, पैसे हो गए ढेर सारे, तो उन्होंने जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके नकल उन्होंने करना शुरू कर दी, जैसे कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, पान खाने लगे, घुड़सवारी करने लगे। तो ये सारा चीज़ उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। तो संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे के
साथ एक से अधिक कमरे, आंगन, चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था। ये सब किसके पास होता था? जो अमीर किसान थे, जो धनी वर्ग के किसान थे, जिसको हम खुद मुकद्दम और चौधरी जो हमने पढ़ा, उन किसानों के पास ये सारी सुख सुविधाएं होती थी। वे भी ऊंचे वर्ग के लोगों के तरह वो भी रहते थे। उनका रहना, खाना पीना सब ऊंचे वर्ग के लोगों की तरह होता था। उनका घर भी अच्छा खासा बड़ा होता था। तो सल्तनत काल में साधारण के समय, धनी के समय आप क्या अंतर देखते हैं? तो ये इस चैप्टर के अंदर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी का क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इस चैप्टर में जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।